चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। हम अभी हिस्ट्री के सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे हिस्ट्री का सैम्पल पेपर नंबर 2 सॉल्व। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अकबरनामा हेल्प अस टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ अकबर राइन। अकबरनामा से हम अकबर के टाइम पीरियड की हिस्ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन 3 मार्क का है तो 3 पॉइंट सफिशिएंट होंगे। तो अकबरनामा जो बुक थी वो अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल ने लिखी थी। ये बुक ठीक है, उसमें 3 पार्ट में थी। इस बुक के बारे में अगर हम बात करें तो इस बुक में हमें अकबर के टाइम पीरियड के कोर्ट के कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, एक पहला पॉइंट हो गया अबुल फजल, दूसरा पॉइंट हो गया एस्पेक्ट के बारे में जानने को मिलता है। तीसरा पॉइंट, इस बुक का जो 3rd वॉल्यूम है आईने अकबरी, आईने अकबरी की मदद से हम अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो इस तरीके से अकबरनामा हमारी मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मुगल पेंटिंग इन 17th सेंचुरी इनिशिएट अ वाइब्रेंट विजुअल कल्चर टू फुलफिल इंपीरियल पॉलिटिकल एंड कल्चरल नीड्स। देखिए, इसका आंसर लिखेंगे तो मुगल पेंटिंग्स जो हुआ करती थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी कोर्ट में। ठीक है, जो मुग़ल राजा हुआ करते थे वो अपनी जो ऑटोबायोग्राफीज़ थी या जो बायोग्राफीज़ थी उनमें पेंटिंग का इस्तेमाल किया करते थे अपने कोर्ट या अपने जो कोर्ट में होने वाली जितनी भी इवेंट्स थे उनको लाइफ लाइक दिखाने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, राजा दरबार और उसके जितनी भी नोबिलिटी या वगैरह घर फैमिली, रॉयल फैमिली मेम्बर्स हुआ करते थे उनकी पेंटिंग्स बनवाई जाती थी, है ना, अपनी पावर को डिपिक्ट करने के लिए, अपनी पावर को शो करने के लिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर हम बात करें पेंटिंग्स की, तो इन्हीं पेंटिंग्स की मदद से हम मुग़ल एम्पायर के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि मुग़ल एम्पायर में किस किस तरीके से प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता था। ठीक है, और अबुल फजल ने, चौथा पॉइंट आप ये बना सकते हो, अबुल फजल ने इन पेंटिंग को एक मैजिकल आर्ट कहा है क्योंकि इनकी मदद से हम किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल लाइफ स्टाइल तरीके, बिल्कुल जीवन तरीके से कि वो लाइफ लाइक है इस तरीके से जान सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, और आपके पॉइंट्स आपके आंसर को और ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर आप पॉइंट्स की मदद से बनाओगे आंसर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस बुचानन थे, उनके ऑब्जर्वेशन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कैसे हेल्प करी है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए बच्चों, बहुत इजी तरीके से 3 पॉइंट में आंसर लिखेंगे। फ्रांसिस बुचानन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इंडिया में आए सर्वे करने के लिए। ठीक है, फ्रांसिस बुचानन की बात करेंगे। इन्होंने राजमहल हिल्स में गए, राजमहल हिल्स में इन्होंने एक्सपीडिशन का काम किया, यानी वहाँ पर ये गए और वहाँ पे इन्होंने उस जगह को देखा, वहाँ के मैप्स बनाए। पहला पॉइंट, इन्होंने जो बुक थी वो ट्रैवलॉग थी जिसमें इन्होंने मैप्स बनाए। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट, तो इन्होंने यहाँ पर मिनरल्स, स्टोन्स, है ना, जितनी भी प्रीशियस चीज़ें देखी, मिनरल्स हैं, स्टोन्स हैं, उन सब के बारे में अपनी बुक में लिखा, जिसकी मदद ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड को बढ़ावा देने में हुई। तीसरा पॉइंट, जब ये राजमहल हिल्स की तरफ गए तो वहाँ पर देखा उन्होंने कि वहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी फर्टाइल है, जिसकी मदद से वहाँ के जंगलों को काट कर वहाँ एग्रीकल्चर किया जा सकता है। तो इस तरीके से फ्रांसिस बुचानन की बुक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने ट्रेड को बढ़ावा देने में मदद की। ठीक है बच्चों, पॉइंट्स आपके एग्जैक्ट पॉइंट्स होंगे तो आपको नंबर ज़्यादा बेटर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो 1857 का रिवोल्ट है उसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिवोल्ट क्यों कहते हैं। सिर्फ पॉइंट्स में आंसर समझिए। पहला पॉइंट, इसने हमारे देश के लोगों को यूनाइट करने में मदद करी ताकि वो मिलकर, यूनाइटेड स्ट्रगल था यानी वो मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ें। दूसरा पॉइंट, इसमें जो लोग थे वो अपने कास्ट, रिलीजन, इन सबसे ऊपर उठकर देश के लिए एक साथ एकजुट हुए और अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, ये जो एक मूवमेंट है कोई सडन अकरेंस नहीं थी, यानी एक ही पॉइंट पे एकदम से छिड़ने वाला रिवोल्ट नहीं था। ये वो पूरे 100 सालों की भड़ास थी, इरिटेशन था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे मन में बन रहा था। ठीक है, इस बेसिस पर हम इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताओगे कि इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को किसने कहा, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल डिसोबीडियंस में सॉल्ट को यूज़ क्यों किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर मैं पिछले सैम्पल पेपर में भी बता चुका हूँ। जिसने नहीं देखा प्लीज़ सैम्पल पेपर सारे देखिएगा एक साथ, आपकी ज़्यादा बेहतर प्रिपरेशन हो पाएगी। ज़रा समझिए, क्योंकि साल्ट एक कॉमन कमोडिटी है जिसका इस्तेमाल हर एक व्यक्ति करता है, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सब करते हैं। दूसरी चीज़, इसके ऊपर मोनोपोली थी,
किसकी? ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स इसको प्रोड्यूस करते थे, इंडियन को इसे प्रोड्यूस करने की परमिशन नहीं थी। तीसरा पॉइंट, इसके ऊपर बहुत हाई टैक्सेस थे, इसके ऊपर टैक्सेस बहुत हाई थे, जिसकी वजह से ये बहुत महंगा पड़ रहा था खाने के लिए। तो महात्मा गांधी को पता था कि सिविल डिसोबीडियंस की अगर हमें शुरुआत करनी है तो हमें सॉल्ट को एक ऐसा आधार बनाना पड़ेगा जिसके बेसिस पर हम नेशनल लेवल पे मूवमेंट को बहुत बड़े सक्सेसफुल लेवल पर पहुंचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हो गए, 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसमें पीडीएफ थोड़ी सी ब्लर्ड है तो प्लीज़ ट्राई करिएगा समझने का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल नोबिलिटी के डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है। ठीक है, मैं देखो आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ बहुत लिमिटेड पॉइंट्स में बताऊंगा, हेडिंग्स बताऊंगा, आपको आंसर लिखने की कोशिश खुद करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट समझिए, पहला पॉइंट है नोबिलिटी कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स। जो मुगल नोबिलिटी थी वो डाइवर्स एथनिक ग्रुप के लोगों से मिलकर बनी थी, जैसे ईरानी, तुरानी, अफगानीज, डेक्कनीज, राजपूत वगैरह। दूसरा पॉइंट, दूसरा हेडिंग आप लिखेंगे रैंक एंड टाइटल्स रिव्यूड बाई एम्परर। नोबिलिटी में जिसके जो भी रैंक हुआ करते थे, टाइटल्स हुआ करते थे, उन्हें खुद एम्परर अकबर रिव्यू करते थे। और ये जो टाइटल्स और रैंक्स हुआ करती थी, ये उन लोगों की वफादारी जो कि राजा के प्रति है उसके बेसिस पर उन्हें टाइटल्स मिला करते थे। तीसरा हेडिंग, बच्चों देखिए सिर्फ मैं हेडिंग आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप अपने आंसर को और ज़्यादा बेटर कर सको। थर्ड हेडिंग बनाएंगे हम मनसबदारी सिस्टम। मुगल्स में एक सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर था मनसबदारी सिस्टम, जो कि अकबर ने इंट्रोड्यूस करा था। मनसबदारी सिस्टम की बात करते हैं तो मनसबदार्स जिन्हें मनसब दिया जाता था उन्हें मनसबदार्स कहा जाता था, जिसमें 2 रैंक हुआ करती थी, ज़ात और सवार की। फोर्थ पॉइंट अगर हम बनाएंगे तो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा आर्म्ड फोर्सेस ऑफ मनसबदार्स। जितने भी मुगल नोबिलिटी थे जिन्हें मनसब्स मिले थे वो अपने साथ में आर्म फोर्सेस रख सकते थे, लेकिन कंडीशन ये होगी कि अगर राजा को कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो मिलिट्री कैंपेन के लिए तो वो अपनी आर्मी को मनसबदार्स क्या करेंगे, राजा को दे देंगे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, एक्सेल्ड इन एजुकेशन एंड अकाउंटिंग। जितनी भी नोबिलिटी थी वो लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे और अकाउंटिंग में काफ़ी ज़्यादा निपुण हुआ करते थे, उन लोगों को ही नोबिलिटी में रखा जाता था। और लास्ट पॉइंट बनेंगे प्रॉस्परस स्टेटस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। जैसे जहांगीर के दरबार में जब वहाँ पे मुमताज़ वो थी, नूरजहाँ बेगम थी, उनके अंडर में ईरानियों का बहुत प्रॉस्परस वो था स्टेटस, औरंगज़ेब के दरबार में राजपूत का बहुत प्रॉस्परस स्टेटस था। तो इस तरीके से 6 पॉइंट में आप 6 नंबर का क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेन आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलग अलग सोर्सेज बताने हैं जिनकी मदद से हम गांधी जी के पॉलिटिकल रोल के बारे में जान सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखो बहुत आसान है, आपको मैं 6 के 6 सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगा, हेडिंग्स आप एक्सप्लेन खुद से कर सकते हो। पहला पॉइंट होगा स्पीचेज एंड राइटिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, दूसरा होगा लेटर्स, तीसरा होगा ऑटोबायोग्राफीज़, चौथा होगा गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, पाँचवा होगा न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड पैम्फलेट्स, और छठा होगा पुलिस रिपोर्ट्स। ठीक है, आप इन 6 पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। इसी में चॉइस में देखिए क्वेश्चन कितना आसान है कि नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसऑर्डेंस मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, इसको भी मैं पॉइंट्स में समझाऊंगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट करके स्वराज को अटेंड करने के लिए बनाया गया था कि हिंदू मुस्लिम्स को जोड़कर स्वराज बनाया जा सके, जबकि सिविल डिसओबीडियंस में पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई थी कि पूर्ण स्वराज हासिल करना है। दूसरा पॉइंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करना था, जबकि सिविल डिसओबीडियंस में सर्टेन लॉज को तोड़ा गया। तीसरा पॉइंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आर्ग्यू मतलब लोगों से अपील की गई कि वो क्या करें, अपने टाइटल्स, अपनी ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट कर दें, जबकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, अगर हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात करते हैं, इसमें टैक्सेस पे ना करने की बात की गई। चौथा पॉइंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में औरतों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा, सिविल डिसओबीडियंस में औरतों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट करा। पांचवा पॉइंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अगर हम देखें तो ये सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज तक ही फैला, जबकि सिविल डिसओबीडियंस पूरे देश में फैलने वाला मूवमेंट था। लास्ट पॉइंट देखिए, 6th पॉइंट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा के बाद विड्रॉ कर लिया गया, जबकि सिविल डिसओबीडियंस गांधी इरविन पैक्ट के बाद कॉल ऑफ कर दिया गया। ठीक है, विड्रॉ कर लिया गया। इसके बाद 7th क्वेश्चन पर आते हैं, ऐसी कौन सी हिस्टोरिकल फोर्सेस हैं जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का विजन बनाया। मैं फिर से बच्चों आपको सिर्फ पॉइंट्स बोलूँगा, आपको एक्सप्लेन खुद करने होंगे। हेडिंग, पहला हेडिंग बनेगा वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट्स, अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स। ठीक है, जिसमें हम फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में आंसर लिखेंगे। दूसरा पॉइंट होगा विल ऑफ द पीपल, जितने भी लोग जिन्होंने नेशनल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करा उनकी क्या इच्छा रही थी, विल ऑफ द पीपल। तीसरा पॉइंट होगा डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स,
कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है डाइवर्स है, एथनिक ग्रुप से मिली हुई है, इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से लिखना है ताकि उन सबकी वेलफेयर्स पूरे हो सकें, उन सबकी नीड्स को पूरा किया जा सके। चौथा पॉइंट होगा इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो खासतौर पर डिप्रेस थे, उन लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा। प्रिवेंट राइट्स एंड वायलेंस, किसी भी तरीके के दंगे और वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। और लास्ट, अकोमोडेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको किस तरीके से जोड़ा जाए। ठीक है, ये कुछ ऐसी शेप्स थी, फोर्स थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करने का काम किया था। लास्ट क्वेश्चन है कि माइनॉरिटी को कैसे डिफाइन किया गया। तो इसमें देखिए माइनॉरिटी को डिफाइन कैसे किया गया, इसके पॉइंट कैसे बनाओगे। एनजी रंगा, जिन्होंने इकोनॉमिक टर्म में माइनॉरिटी को डिफाइन करा। जयपाल सिंह, जिन्होंने ट्राइबल्स को माइनॉरिटी के रूप में डिफाइन करा। और नगप्पा, ठीक है, नगप्पा की बात करते हैं तो नगप्पा ने उन लोगों को माइनॉरिटी के रूप में डिफाइन करा जो कि सिस्टमेटिक तरीके से मार्जिनलाइज किए गए थे। ठीक है, खासतौर पर जो डिप्रेस क्लास वगैरह है ना, जो सिस्टमेटिक तरीके से मार्जिनलाइज है। इन 3 पॉइंट्स को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप चौथा बनाना चाहो तो दक्षायनी वेलुधान थी। ठीक है, दक्षायनी वेलुधान की बात करते हैं, उन्होंने भी माइनॉरिटीज़ को डिफाइन करते हुए कहा कि जो माइनॉरिटीज़ होनी चाहिए है ना, वो किस बेसिस पर होनी चाहिए, उनकी डिसेबिलिटीज़ के बेसिस पर। ठीक है, मतलब कि कौन लोग ऐसे हैं जिन्हें डिसेबिलिटीज़ हैं, मतलब वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमारे 4 पॉइंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा। अब सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेल्फ ट्राई करिएगा एक्सप्लेन करने का। ठीक है, एक है महात्मा गांधी से रिगार्डिंग। दूसरे पर आते हैं, दूसरा आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट विल बी सुसाइडल टू द माइनॉरिटीज़। ठीक है, एक हो गया गोविंद वल्लभ पंत जी का है जो कि फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन का था। इसके बेसिस पर देखेंगे कि इसके बेसिस पे किस तरीके से काम कर रहा है। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में ये रहा, आप क्वेश्चन का आंसर खुद से देने का ट्राई करिएगा। मैं कराता हूँ आपको मैप बेस क्वेश्चन पर आते हैं। तो मैप बेस क्वेश्चन देखिए, पहला मैप बेस क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रहा है कि ए एक प्लेस दे रखी है, ये रही ए, ये ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में टेरिटरी थी, ये क्या है, ये कैलकाटा है। ठीक है, कैलकाटा। फिर कह रहा है, अगला पार्ट कह रहा है हमसे, इसके लिए एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। अगला पार्ट हमसे कह रहा है कि इसमें हमें अवध या बेरार रीजन दिखाना है। तो इसको हमें खुद से लोकेट करना होगा, अवध को और बेरार को। देखिए चॉइस है, अवध को कहाँ करोगे, अवध हमारा लखनऊ रीजन है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये हो जाएगा अवध रीजन। और बेरार ये महाराष्ट्र में यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा बेरार रीजन। इस तरीके से बच्चों का हमारा सैम्पल पेपर कंप्लीट हुआ। आप लोग प्लीज़ आंसर की राइटिंग की प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स बता रहा हूँ ताकि आपका आंसर और ज़्यादा इफेक्टिव हो सके, आपके मार्क्स कटने के चांसेस ख़त्म हो जाएं और आपको पूरे में पूरे नंबर मिले। ठीक है बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सैम्पल पेपर में।